Very good morning to all my dear एग्जाम फाइटर फैमिली मेंबर। साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जहाँ पर यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस एवरीडे मॉर्निंग में कर रहे हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस का यूनिट 7 है। और इस सिलेबस में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और पिछले ही क्लास में हम लोगों ने 1858 का अधिनियम को पढ़ा है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। 1858 के अधिनियम को देखने के बाद, उसे अच्छे से समझने के बाद, अब हमें और दो टर्म्स को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पढ़ना है और वो दो टर्म है, पहला है सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस और दूसरा है हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो सहायक संधि है, जिसे सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं इंग्लिश में। ये जो सहायक संधि है ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट तो ऑलवेज है ही, इसके साथ ही जब आप कोई मेंस लिखने जाएंगे पीसीएस या यूपीएससी का, तो वहाँ भी सहायक संधि एक कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन में इनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपसे इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक्चुअली आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपसे हर कोई उम्मीद करता है कि आपको सहायक संधि की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए पीटी के दृष्टिकोण से, मेंस के दृष्टिकोण से और इंटरव्यू के दृष्टिकोण, हर जगह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी बुक को पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, तो इस टर्म को बहुत बार आपको मिलेगा और अगर आप इसे नहीं समझ पाते हैं अच्छे से तो आपको वहाँ परेशानी हमेशा होने वाली है। इसीलिए इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल अच्छे से समझना है। और ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी जो थी, बैकबोन, ये सब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बैकबोन है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सहायक संधि, इसे आपको समझने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सहायक संधि क्या थी, इसे हम लोग डिटेल में भी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा जानेंगे, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीज़ जो होते हैं उसे हम लोग शुरू में ही जान लेंगे। आपसे पूछा जाएगा सहायक संधि का जनक कौन थे, मतलब किसने इसे पहली बार क्रिएट किया, तो वो फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले जी थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सहायक संधि भारत में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उन्होंने बस इंट्रोड्यूस किया, बहुत ज़्यादा उसका विस्तार नहीं कर पाए। और उससे भारत से जब फ्रांसीसी पराजित हो गए तो अंग्रेज़ों से, तो उन्हें अपना देश बुला लिया गया, जिसके कारण फ्रांसीसी इसे बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दे पाए। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में जब लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल बने, और लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे 1798 में। 1798 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने 1798 में, और उनका कार्यकाल है 1805 तक। तो इतने सालों तक वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर रहे। इसी दौरान उन्होंने, जो डुप्ले ने उन्हें दिशा दिखाई थी, जो डुप्ले ने इंट्रोड्यूस किया था सहायक संधि को, सब्सिडरी अलायंस को, इसे इसने बहुत ज़्यादा विस्तार दिया, बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में से इसका विस्तार किया। और इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सहायक संधि को किसने पूरे भारत में प्रचलित किया, या सहायक संधि किसके काल में प्रचलित हुई, तो वहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन अगर आपको जनक पूछा जाए तो डुप्ले को आंसर करना है। और अगर डुप्ले, वैसे सहायक संधि के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वेलेस्ली। आपको अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए किसके शासन काल में सहायक संधि प्रचलित हुई, तो भी आपको वेलेस्ली मारना है। सिर्फ जनक रहे तो वहाँ पे डुप्ले, बाद बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर वेलेस्ली होगा, क्योंकि वेलेस्ली का नाम सहायक संधि के साथ परमानेंटली जुड़ गया। वेलेस्ली ने ही सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया। तो वेलेस्ली का कार्यकाल भी हम लोग देख लिए, 1798 से 1805। अब बात आती है कि वेलेस्ली ने इस सहायक संधि को क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में भी हमें जानना है। इसके कारण, सहायक संधि को वेलेस्ली ने
क्यों इंट्रोड्यूस किया, भारत में क्यों लागू किया। लेकिन इसके पहले भी का भी एक टर्म है, हमें उसका डिस्कशन कर लेना है, इसके बाद हम लोग कारणों को जानेंगे। वो है वेलेस्ली का कार्यकाल। जैसे हम लोग देखें 1798 है, लेकिन इसके पहले ही अवध से सहायक संधि हो जाती है। अवध से 1765 में ही सहायक संधि हो जाती है, क्योंकि याद कीजिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1757 में पलासी होता है, 1757 में पलासी, और 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेज का होता है, और दोनों युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। और जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, इसके बाद वो अवध के नवाब से एक ट्रीटी करते हैं, और इस ट्रीटी के माध्यम से, जिसे कि इलाहाबाद की दूसरी संधि कहा जाता है, अवध का राज्य अंग्रेजों के द्वारा अवध के नवाब को वापस कर दिया जाता है। लेकिन उसके साथ सहायक संधि कर लेती। उस समय सहायक संधि जब किया गया तो बंगाल के गवर्नर कौन थे, क्लाइव थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो वेलेस्ली थे सहायक संधि के जनक नहीं थे, इसके पहले भी ये कार्य होते चले आ रहे थे। डुप्ले ने स्टार्ट किया, और कुछ अंग्रेज गवर्नरों ने भी इसे लागू किया कुछ राज्यों के साथ, लेकिन वो उस रूप में उसे विस्तारित नहीं कर पाए जिस रूप में वेलेस्ली साहब ने किया। वेलेस्ली ने उसे बिल्कुल प्रचलित कर दिया, और इसके माध्यम से जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका काफ़ी विस्तार कर दिया वेलेस्ली ने, जो कि क्लाइव या डुप्ले या अन्य जो भी गवर्नर जनरल थे वो नहीं कर पाए थे। इसीलिए हम लोग वेलेस्ली को कभी भी जनक क्वेश्चन आएगा तो नहीं करेंगे। तो हाँ, इलाहाबाद में सहायक संधि 1765 में क्लाइव के काल में ही हो गई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अवध के साथ सहायक संधि हो गई थी। तो अब बात करते हैं कि वेलेस्ली ने इसे लागू क्यों किया, इसके क्या कारण थे। तो वेलेस्ली जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उस समय विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल था, और वो था नेपोलियन। फ्रांस और ब्रिटेन में हमेशा ही एक दूसरे से टक्कर चलते रहता था अपनी सर्वोच्चता के लिए। तो नेपोलियन के काल में फ्रांस आगे निकल चुका था ब्रिटेन से, और वह धीरे धीरे एक एक कर क्या कर रहा था, ब्रिटेन के सारे उपनिवेशों को भी वो जीतना प्रारंभ कर दिया था, और एक तरह से ब्रिटेन को अपने जो उपनिवेश थे उसे कैसे बचाया जाए इस प्रयास में लगे थे। और उन्हें लगने लगा था कि अब नेपोलियन भारत पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ से भी उसे कुछ सिग्नल मिल रहे थे। याद कीजिए 1798 का जो काल है वो भारत में टीपू सुल्तान का कार्यकाल है 1798 में, और टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से संपर्क स्थापित किया था अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगने के लिए, और नेपोलियन तो इसी समय का इंतजार कर रहे थे। तो कहा जाता है अगर टीपू सुल्तान और कुछ समय जिंदा रह जाते तो वह बिल्कुल इंडिया पे अटैक कर देते थे, और ये बात अंग्रेजों को पता था, ये बात लॉर्ड वेलेस्ली को पता था। इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत आए तो वो चाहते थे कि भारतीय राजाओं को इस तरह से ट्रीटी में, इस तरह से संधि में बांध लें कि वो संधि किसी अन्य पक्ष से, यानी नेपोलियन से या किसी भी फ्रांसीसी से या जो भी उसका दुश्मन पक्ष है उसके साथ कर ही ना पाए, और उसको इस तरह से पंगु बना दिया जाए, इतना कमज़ोर बना दिया जाए, इतना मजबूर बना दिया जाए कि वो अंग्रेजों पे डिपेंड हो जाए। तो वेलेस्ली ने अपने इसी नीयत, इसी सिद्धांत को रखकर, इसी सोच को रखकर सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया बड़े ही व्यापक पैमाने पर, वृहद पैमाने पर, ताकि नेपोलियन का जो खतरा मंडरा रहा था इंडिया पे, नेपोलियन के अटैक का, उसे कमज़ोर कर सकें, उसे ख़त्म कर सकें। और इसमें वेलेस्ली सफल भी हुए, क्योंकि जानते हैं कि वे जो 1799 में
श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और उस वक्त जो लीड कर रहे थे वेलेस्ली ही थे, लॉर्ड वेलेस्ली ही थे। तो वेलेस्ली के काल में जो नेपोलियन से संपर्क स्थापित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण भारतीय शासक था, भारतीय राजा था, टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। यानी धीरे धीरे नेपोलियन का खतरा वो खत्म करते जा रहे थे। और सहायक संधि जब जिस तरह उन्होंने 1805 तक जितने राज्यों के साथ सहायक संधि की और उसके बाद तो कोई राज्य ऐसे रहे ही नहीं और सहायक संधि में ऐसा उलझा दिया कि वो किसी से संधि करने के लायक उनकी स्थिति रही भी नहीं। तो सहायक संधि की जो शुरुआत है, हम लोग अभी कारण को जाने नेपोलियन के खतरे से बचने के लिए। दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका कैसा कैसे विस्तार हुआ। तो सहायक संधि जो विस्तार हुआ, पहला जो ट्रीटी किया लॉर्ड वेलेस्ली ने वो हैदराबाद के निजाम से किया। और कब किया? 1798 में। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है कि सहायक संधि सबसे पहले किस राज्य के साथ हुई, किस देशी रियासत के साथ हुई? तो वो रियासत है हैदराबाद। कब हुई? 1798 में हुई थी। इसी तरह बहुत सारे राज्यों के साथ उन्होंने सहायक संधियां की और उन्हें अपने वश में किया। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से किस राज्य के साथ कब सहायक संधि की, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको यहाँ पे डेट, जो ईस्वी है, साल और राज्य का नाम याद रखना है। तो ये सारा यहाँ पे आपको लिस्ट में देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे कि हैदराबाद से सहायक संधि कब की गई? 1798 में। बहुत बार पूछा गया है। मैसूर और तंजौर, ये जो दो राज्य हैं, दोनों से 1799 में किया गया। क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 में। इसके बाद वहाँ वोडियार वंश का एक अल्पवयस्क शासक को बिठा दिया गया और उसके साथ सहायक संधि कर ली। क्योंकि टीपू सुल्तान जब थे मैसूर में, उन्होंने सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। क्योंकि टीपू सुल्तान को भी वेलेस्ली ने ऑफर दिया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने बड़ा ही फेमस एक डायलॉग दिया था, जिसे आप लोग सुने ही होंगे कि 100 दिन गिदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जीवन जीना। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने जब उसे ये ऑफर किया था सहायक संधि का, तो टीपू सुल्तान ने ये रिप्लाई दिया था उधर से। इसीलिए टीपू सुल्तान के काल में लॉर्ड वेलेस्ली सफल नहीं हो पाए और सहायक संधि मैसूर के साथ वो नहीं कर पाए। लेकिन जब मैसूर और अंग्रेजों में युद्ध चला और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में, तो वहाँ पर एक वोडियार वंश का अल्पवयस्क बालक को गद्दी पर बिठा दिया जाता है और उसके साथ सहायक संधि कर ली जाती है 1799 में। तो आप इसे याद रखेंगे। मैसूर और तंजौर दो राज्यों के साथ सहायक संधि कब हुई? 1799 में। और अवध के साथ कब हुई? 1801 में। अवध के साथ 1801 में। इसके बाद पेशवा के साथ 1802 में। भोसले के साथ 1803 में। इसे आपको याद रखिए। सिंधिया के साथ 1804 में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंधिया ने 1804 में किया, भोसले ने 1803 में और पेशवा ने 1802 में। यानी कंटिन्यू है, पेशवा 1802, भोसले 1803 और सिंधिया 1804 कंटिन्यू है। लेकिन होलकर एक और पेशवा थे, मराठा पेशवा, जिसको होलकर कहते थे, जो इंदौर में थे, मराठा सरदार, उन्होंने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए इन्होंने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस मराठा सरदार ने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो वो मराठा सरदार कौन थे? होलकर। इसे भी आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। बाद बाकी सब ने किया। पेशवा ने स्वीकार किया, भोसले ने स्वीकार किया, सिंधिया ने स्वीकार किया, लेकिन होलकर ने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बाद बाकी सबका ईस्वी आपको याद रखना। पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804, अवध 1801, मैसूर और तंजौर 1799, हैदराबाद 1798। आपको याद हो जाएगा। देखिए, हैदराबाद 1798, मैसूर और तंजौर दोनों के लास्ट में रॉ है।
हैदराबाद 1798 सबसे पहला। मैसूर और तंजौर दोनों के लास्ट में क्या है, रॉ है, तो मैसूर तंजौर 1799। इसी तरह अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधी 1804। आपको एक चीज़ यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि मैंने कहा कि अवध से सहायक संधि 1765 में हुई थी, फिर सर आप 1801 बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सहायक संधि में बहुत सारे शर्त थे, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें 3-4 शर्त थे। तो सारे शर्त को 1765 वाला जो हुआ था उसमें फुलफिल नहीं किया गया था। जो अवध के साथ जो संधि हुई थी उसमें इसे फुलफिल नहीं किया गया था। वो एक टर्म था सैनिक वाला, बस सैन्य वाले टर्म को कि सेना दिया गया था अवध को और इसके बदले उसे पैसा देना था। तो ये वाला टर्म बस वहाँ पे लागू था, एक सैन्य वाला। लेकिन बाद बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है सहायक संधि में, जिसको कहते हैं पूर्णतः सहायक संधि इस समय नहीं था, ये बस आंशिक था। और पूर्णतः कब हुआ, 1801 में पूर्णतः सहायक संधि लागू की गई अवध में। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे बस सहायक संधि में क्या क्या उसकी विशेषता थी, उसका डिटेल क्या था। सबसे जो पहली बात थी उस सहायक संधि में वो ये था कि उसे विदेशी संबंध यानी विदेश नीति कंपनी के अधीन कर लेना था। यानी जो राज्य सहायक संधि को अपनाते थे उसे अपनी विदेश नीति कंपनी के अधीन कर देना होता था। यानी वो अब किसी दूसरे राज्य के साथ संधि करेंगे या युद्ध करेंगे, इसका निर्णय अब कंपनी करेगी। अब उस राजा के पास वो पावर नहीं रह गया कि वह किसी के साथ युद्ध कर ले या किसी के साथ कोई समझौता कर ले, कोई संधि कर ले। पहला, विदेश नीति कंपनी के कंट्रोल में चला जाता था। ठीक है, अगला होता था कि अब वो राजा किसी भी यूरोपीय कंपनी, खासकर फ्रांस को उन्होंने टारगेट किया था। किसी भी यूरोपीय कंपनी, विशेषकर जो टारगेट किया था वो फ्रांस को किया था कि कोई भी यूरोपीय को अब वो कंपनी के अधीन नियुक्ति नहीं प्रदान कर सकती है। मतलब अब वो जो राज्य है वो अपने राज्य के अधीन किसी पद पर किसी भी यूरोपियन को, विशेषकर फ्रांसीसी को, किसी भी यूरोपियन को अपने फ्रांसीसी के अधीन वो उसे नियुक्ति नहीं दे सकते थे। कोई जो सहायक संधि स्वीकार कर लेता है, अब सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य अब किसी भी यूरोपीय, विशेषकर फ्रांसीसियों को अपने यहाँ नियुक्ति नहीं दे सकता था, अपने राज्य के अधीन नौकरी नहीं दे सकता था, और उसे कंपनी से परमिशन लेना पड़ता था। और कभी भी कंपनी उसे परमिशन नहीं देती थी। कभी भी देंगे अंग्रेज, कभी भी परमिशन देंगे, क्योंकि उसे तो यहाँ पे पूरा राज करना था। अगर दूसरे को भी मौका देंगे तो उसका तो ये खेल ही खत्म हो जाएगा, सारा खेला तो उसी का था। तो अब क्या हो गया, अब नियुक्ति अगर किसी राज्य को करना है अपने राज्य में तो वो किसी यूरोपीय को नियुक्त नहीं कर पाएंगे, और नियुक्त करना है तो वो कंपनी से परमिशन लेना होगा। पहला, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा है कंपनी की सेना राजधानी में तैनात। यही सबसे खतरनाक था, ये वाला, कंपनी की सेना राजधानी में तैनात। यानी जो राज्य सहायक संधि कर लेती है, अब उसके राज्य की अपनी जो देसी सेना है उसे धीरे धीरे खत्म कर देना है, उनका अस्तित्व खत्म करना है, और उस राज्य की रक्षा के लिए अब कौन सेना रहेगी, अंग्रेजी सेना। अब उस राज्य की रक्षा के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना तैनात हो जाएगी। और राजे भी खुश होते थे कि वाह, अब हमारे यहाँ मॉडर्न तोप, टैंक और बंदूक वाली अंग्रेजी सेना है, अब हमको कोई राज्य हरा नहीं पाएगा। लेकिन वो लोग इतने नासमझ थे, वो ये नहीं समझते थे कि आप जिस अंग्रेजी सेना को अपनी राजधानी में तैनात करके खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको अब कोई दुश्मन अटैक नहीं कर पाएगा, अब हम सबको हरा देंगे, अब हमारे पास आधुनिक तोप टैंक वाली अंग्रेजी सेना है, तो उसे इतना समझ नहीं था कि अगर अंग्रेज कमांड दे दे इन्हीं सेना को और कह दे इसी को ख़त्म कर दो,
सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजा को ही खत्म कर दो, इसी पे अटैक कर दो, इसी को मार दो। तो क्या कर लेते आप? आपकी सेना तो खत्म हो गई है, आपको तो सेना रखने का अधिकार था नहीं, यानी आपकी सेना खत्म हो गई, अपनी सेना आपको खत्म कर दी गई, अंग्रेजों की सेना लेकर आप बैठे हुए हैं, यानी आप उसके मुट्ठी में हैं, आप फड़फड़ा के रह जाएंगे और आपको गला दबा दिया। वही सिचुएशन आ गया यहाँ पे कि अंग्रेजी सेना आपकी राजधानी में तैनात हो गई और इसके बदले क्या करना था? अंग्रेजी सेना आपने ले लिया, अपने को पावर दिखाने के लिए देशी राज्यों के द्वारा ले लिया गया, अब कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं, दूसरे को डराने के लिए। लेकिन इसके लिए उसे भारी रकम चुकानी पड़ती थी। पहला नगद राशि थी, काफ़ी हेवी अमाउंट था। इसके बाद सैनिकों का वेतन था, सैनिकों का वेतन भी उसी को देना था, उस राजा को। इसके बाद उसका जो भोजन था, वेतन फिर भोजन, कपड़ा, हथियार, हर चीज़ का खर्च देना था देशी राजा को, और इसके बदले एक बड़ी सी नगद राशि उससे ली जाती थी। और भारतीय राजे थोड़ा क्या होते थे, इस नगद में फेल हो जाते थे, इस नगद राशि को देने में हमेशा फेल रहते थे, आनाकानी करते थे। तो अंग्रेज बहुत ही चालाक थे और वो कहते थे कोई बात नहीं, आप अगर ना नगद मुझे नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, आप अपने राज्य का कुछ एरिया हमको दे दीजिए, हम वहाँ से राजस्व वसूल लेंगे। तो यानी उस राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेज ले लेते थे और स्थिति इतनी खराब हो गई और ये नगद राशि इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया और इतनी ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ गई कि आज अगर वो 20 वर्ग किलोमीटर का एरिया लिया है तो जब वो नहीं दे पाए फिर वो 40 वर्ग किलोमीटर ले लिया, फिर 100 वर्ग किलोमीटर ले लिया। तो इस तरह एरिया बढ़ता गया और अंततः ऐसा हो गया कि वो राज्य उसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन। तो एक तरह से यह सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की पतन की उसी समय नींव पड़ जाती थी। अब उसका अंत निश्चित है, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर लिया अब उसका अस्तित्व ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला था। आपको उनको जो लगता था हमारे पास आधुनिक सेना आ गई, वो उनका भ्रम था, उनकी नासमझी थी। आधुनिक सेना जो आ गई, जिसके दम पर आप कूद रहे हैं और आपकी अपनी सेना नहीं है, तो वही सेना कल आप ही पे अटैक करके आपको भी तो ख़त्म कर सकती है, ये बात था। और इससे वो राजा डरते थे, भयभीत होते थे और अंततः जो चाहते थे अंग्रेज वैसे ही उससे संधि एग्रीमेंट कराते थे। चलिए अगला प्रोविजंस की ओर बात करते हैं। अगला जो था कि कंपनी एक अपना रेजिडेंट राजधानी में तैनात करती थी। कंपनी एक ब्रिटिश कार्यालय जिसको कहते हैं रेजिडेंट तैनात करती थी, और ताकि वहाँ पे जो भी व्यवस्था है उसे देख रेख के लिए। इसके साथ ही कंपनी ये कहती थी आपके आंतरिक और बाह्य सुरक्षा कंपनी देगी, यानी कोई आपके राज्य पर अटैक करेगा उससे भी हम बचाएंगे, और राज्य के अंदर कोई विद्रोह करेगा उससे भी बचाएंगे, वही सेना के माध्यम से। लेकिन बदले में क्या लेना था? बदले में उसे नगद राशि दी जाती थी। इस सुरक्षा जो दी जाती थी इसके बदले में नगद राशि देनी पड़ती थी। नगद राशि नहीं देने पर या तो भू राजस्व क्षेत्र देना पड़ता था। इसके बाद कंपनी ये प्रॉमिस करती थी कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, यानी राज्य के आंतरिक जो मामले हैं वहाँ पे कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं था, क्योंकि राजा जो देशी रियासत के थे इस संधि को स्वीकार करने के बाद इतने कमज़ोर उसकी स्थिति हो जाती थी कि अंग्रेज कुछ भी करते थे वो कुछ बोलने की स्थिति में रहते नहीं थे, क्योंकि उसके पास राजा का सबसे बड़ा हथियार क्या था? उसकी सेना। उसके पास तो उसकी सेना ही नहीं थी, वो उसकी राजधानी पे अंग्रेजी सेना तैनात है, तोप लेके बंदूक लेके कभी भी उसका मूड खराब हुआ तो उसी पे तोप उसी की तरफ घुमा देगा, अपने ही राजा के खिलाफ तोप घुमा सकता है। तो एक तरह से उनकी स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो जाती थी, और वह जो अंग्रेजी रेजिडेंट थी वहाँ पर या अंग्रेजी जो अधिकारी थे वह आंतरिक मामलों में भी खुलकर हस्तक्षेप करते थे, हर मामलों में हस्तक्षेप करते थे, और बस ये कहने की चीज़ थी कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो हम लोग को ये टर्म के रूप में अगर मेंस में लिखना है
तो उन सब में हमें लिखने में काम आएगा। ब्रिटिश रेजिडेंट राजधानी में तैनात होती थी। कंपनी की जो सेना थी राज्यों को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करती थी। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया जाता था। बस हमें ये लिखने में है, लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं था, वो हस्तक्षेप करती थी। आगे बढ़ते हैं। इससे लाभ क्या हुआ, अब देखेंगे इससे, इस संधि से लाभ क्या हुआ। तो जैसे हमने पहले ही कहा, इसका जो सबसे बड़ा कारण था नेपोलियन से बचना, यानी फ्रांसीसी अटैक से बचना, इसमें सफल हुए। यानी नेपोलियन का भारत पे जो आक्रमण का खतरा था वो टल गया, क्योंकि अब किसी भी विदेशी रियासत के पास कोई भी फ्रांसीसी व्यक्ति, कोई भी यूरोपियन नियुक्त ही नहीं थे जो जिससे कि वो लिंक बना पाते नेपोलियन। और किसी राज्य, किसी देश पे अटैक करने से पहले थोड़ा बहुत उस देश के बारे में जानना होता है, लिंक बनाना होता है। और वेलेस्ली ने ऐसी तो इतने अच्छे तरीके से इस ट्रीटी, इस संधि के माध्यम से जकड़ लिया, भारतीयों को फंसा लिया, भारतीय रियासतों को इस तरह अपने जाल में उलझा दिया कि अब उन्हें उनकी विदेश नीति कंपनी के अधीन आ गई थी, इसलिए वो किसी संपर्क बना ही नहीं पाते थे। इसलिए फ्रांसीसियों की चाल यहाँ पे चली नहीं और फ्रांसीसी प्रभाव भारत पे समाप्त हो गया। इसके साथ ही अगर कहें तो यह कंपनी के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि कंपनी की एक बड़ी सेना जिसका बहुत ही खर्च होता था, उस सेना को मेंटेन करने में कंपनी को काफ़ी खर्च आता था, खाने में, उनके वेतन में बहुत सारे खर्च आते थे। ये सारे खर्च अब उनका बच गया। ये जो खर्च होता था कंपनी का, वो सारा खर्च अब बच गया। सेना का मेंटेन का जितना भी खर्च था, अब उसे किसको करना था? भारतीय रियासतों को करना था। इसीलिए यह कंपनी के लिए आर्थिक रूप से भी अच्छा हुआ। आर्थिक रूप से इसलिए क्योंकि उसका यहाँ पैसा सेविंग हो गया, सेना पे खर्च खत्म हो गया। अब सेना पे खर्च भारतीय राजा करने लगे, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। जब देशी रियासतों को ही अपने नियंत्रण में ले लिया और अपने अनुसार से उससे कार्य कराने लगे और अपनी सेना उसके राज्य में घुसा के रख दिया गया, तो एक तरह से सामरिक रूप से भी अंग्रेजी कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ। तीसरा हुआ, कंपनी की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई। बिल्कुल, जब आप इतने बड़े, इतने अधिक राज्यों के साथ आपकी सहायक संधि हो गई और इतने सारे राजा उनकी बातों के अनुसार नाचने लगे, चलने लगे, तो निश्चय ही उसके प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि इन राज्यों पर उसका पूरा नियंत्रण था और अब ये राज्य इनके इशारों पर नाचते थे। इसीलिए कंपनी की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई। सैन्य खर्च में बचत हुई, तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। साम्राज्य विस्तार में भी मदद मिला, निश्चय ही इससे अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार करने में मदद मिला, क्योंकि जो राज्य पैसा नगद नहीं दे पाते थे, सैन्य मदद के बदले उनके राज्य को, अंततः पूरा राज्य को ही, राजस्व क्षेत्र को अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। इस तरह साम्राज्य विस्तार में भी उससे मदद मिला। सभी विरोधियों का दमन हुआ। जब किसी यूरोपीय को नियुक्त करने का अधिकार ही नहीं था देशी रियासतों को, तो वहाँ कोई अन्य यूरोपीय अपना विस्तार नहीं कर पाए। एक तरह से विरोधियों का दमन हुआ और इससे भी कंपनी को बहुत फायदा हुआ। इसी प्रकार हम लोग, जिस प्रकार सहायक संधि ने भारतीय राजाओं को अपने जाल में फंसाया और देखने से बाहरी रूप से, आरंभिक रूप से ऐसा कुछ लगता नहीं था, लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी सेना कमज़ोर है और हमें अगर अंग्रेज सेना दे रही है, इसमें क्या गलत है, ऐसा लगता था भारतीय राजाओं को। और इसी जाल में वो फंस जाते थे और चाहते थे कि अंग्रेजी सेना लेकर हम मजबूत बने। तो जिस तरह से इनका ताना बाना था, जिस तरह से इसे जाल की तरह भारतीय राजाओं को फंसाया जाता था, इसीलिए इसे कभी कभी स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। सहायक संधि का दूसरा नाम स्वीट पॉइजन, मीठा विष, जो कि धीरे धीरे असर करता था। और सहायक संधि के समय में, सहायक संधि के लिए एक अंग्रेज थॉमस मुनरो ने बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कही है और जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह कथन किसका है, इसे भी आप लोग को एक बार देख लेना है। इन्होंने कहा, थॉमस मुनरो ने कहा, देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्र चरित्र अथवा वह सब
जो देश को प्रतिष्ठित बनाती है उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ली है। इन्होंने जो सुरक्षा मोल ली है देशी रियासतों ने क्या क्या किया है? अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र और जो भी उसे प्रतिष्ठित बनाती है उन सबको बेचकर राष्ट्रीय सुरक्षा मोल ली है। ये किसका कथन है? थॉमस मुनरो का। तो ये था सहायक संधि सब्सिडी अलायंस, जिसे आप लोग अभी देख रहे थे अपने मनपसंद चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। तो अब हम लोग जल्दी से फटाफट डिस्कशन करते हैं इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसे एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, सहायक संधि के जनक कौन थे? पूछा जाएगा तो कौन होगा? डुप्ले। सहायक संधि को किसने भारत में व्यापक स्तर पर फैलाया? तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब था? 1798 टू 1798 टू 1805, 1798 से 1805। इसी प्रकार सबसे पहली सहायक संधि किससे हुई? हैदराबाद से। कब हुई? 1798 में। इसके बाद आपसे यहाँ जितना भी स्टेट है सबसे एक क्वेश्चन बन सकता है। हैदराबाद से सहायक संधि कब हुई? 1798 में। मैसूर से 1799 में। तंजौर से 1799 में। अवध से 1801 1801 में। पेशवा से 1802 में। भोंसले से 1803 में। इसी प्रकार सिंधिया से 1804 में। किसने सहायक संधि, किस पेशवा सरदार ने सहायक संधि नहीं की? तो होलकर। होलकर ने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार ये सारे टर्म हैं जो कि विशेषता है सहायक संधि की। इसमें से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सहायक संधि के अंग नहीं थे, और इनमें से जितने भी सर कंडीशन है इसके अलावा कोई एक आपको अलग से दे देगा जो कि इससे मिलता जुलता नहीं रहेगा। आपका आंसर वहाँ पे वो हो जाएगा। पूछेगा कौन सहायक संधि संबंधित नहीं है, या तो ऐसा भी कर सकता है 3 आपको देगा सहायक संधि से, 3 देगा सहायक संधि के एक्स्ट्रा और 1 दे देगा सहायक संधि से। बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि का शर्त था, तो एक जो सहायक इनमें से कोई एक होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो सारे कंडीशन जो 4-5 कंडीशन है सबको आपको इन सब चीज़ों को याद रख लेना है। इसी प्रकार ये आपको याद रखना है कि ये किस संधि को स्वीट पॉइजन कहा जाता है? तो सहायक संधि को। किस संधि को मीठा विष कहा जाता है? तो सहायक संधि को। पूछा जाएगा ये कथन जो है देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र तथा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाती है उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ली, यह कथन किसका है? तो थॉमस मुनरो का। तो ये था कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है उसे हम लोग देख रहे थे। तो इसी के साथ ही आज का जो क्लास है मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा और मैं प्रयास करूंगा आपका सारा कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे मेरे प्यारे साथियों। हैव ए नाइस डे टू ऑल।